नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096906530960608971523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 24 मार्च और 24 मार्च के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा आर्टिकल है वर्ल्ड की हैप्पीनेस रिपोर्ट। देखते हैं कि भारत में कौन सबसे ज्यादा कितना खुश है। फिर आता है इंटरपोल। फिर है हमारी इन्फ्लेशन, महंगाई और स्टैगफ्लेशन, मुद्रा को डाउन चले जाना। फिर आता है वर्ल्ड वाटर डे, सबने सुना होगा जल दिवस के बारे में। फिर भारत में चीनी का उद्योग किस प्रकार का है और जूनोसिस। सबसे पहले अभी ना रिपोर्ट आई, तो अभी हमसे क्या सवाल बनेगा इस एग्जाम में ना, हमारे से सवाल सीधा सीधा प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा। प्रीलिम्स में याद रखना है आप लोगों को कि भारत की जो रैंक आई है वो 126 आई है और इस बार सबसे खुशहाल देश पूरे विश्व का वो है फिनलैंड। 10 सालों से ये रिपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रही है और यूएन की जनरल असेंबली ने 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस डेजिग्नेट किया हुआ है और उसी के तहत यहाँ पर हर बार ये बताया जाता है कि कौन सा देश कितना खुशनुमा है। और ऐसा नहीं, खुशी में ये नहीं कि वो चेहरों पे खुशियां देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि एक देश में कितनी ज्यादा उनकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि जीवन प्रत्याशा कितनी है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कितना है, सामाजिक समर्थन कितना है और भ्रष्टाचार का वहां पे कितना अभाव है। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार कम होगा ना किसी भी जगह पर, तभी वो राज्य उतना अच्छे लेवल पे फ्लरिश कर सकता है। समुदाय में उदारता कितनी है और जीवन के महत्वपूर्ण लेने की जो डिसीजंस हैं, निर्णय लेने की स्वतंत्रता कितनी ज्यादा है। तो उस प्रकार से हमारे पास जो है यहाँ पर वो ये आते हैं। अब इसमें हिसाब से जो यहाँ पे देखा जाता है कि मतलब बेसिकली एक इंसान कितना खुश है, ये चीज यहाँ पे चेक की जाती है। 3 साल की पूरी एवरेज के बेस पे होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 साल के बेस पे निकाल के बता दिया। तो टॉप करने वाली कंट्री कौन सी है, वो है सबसे टॉप पे फिनलैंड, 6 सालों से है और अभी फिर आ गई। डेनमार्क, आइसलैंड, इजराइल, नीदरलैंड्स, ये है। फिनलैंड, डेनमार्क, इजराइल, नीदरलैंड्स, ये सारी की सारी कंट्री यूरोप में पड़ती हैं और इनके ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ये आप लोगों को याद रखना है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं। और सबसे लास्ट में कौन सी आई है, क्योंकि लास्ट वाली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए टॉप और लास्ट और इंडिया की पोजीशन क्या है। ठीक है भाई। लास्ट में यहाँ पर अफगानिस्तान, लेबनान, सीरिया लियोन, जिम्बाब्वे, कॉन्गो, ये सब लास्ट पे रही हैं। और ये सारी की सारी जो कंट्रीज हैं ये बिल्कुल नाखुश आप कह लीजिए अपने पूरे उसमें, इस प्रकार से जानी जाती है। तो आपको ये सारे नाम स्टार्टिंग के एंड के पता होने चाहिए। और भूटान को यहाँ पे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में नहीं रखा गया। इंडिया की रैंक क्या है, 126। और आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया जो है अपने, बल्कि हमारे जो आसपास के जो पूरे पड़ोसी हैं, चाइना, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, उनसे हमें पीछे रखा गया है। 137 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक 126 है, जो कि बहुत ही ज्यादा पीछे आप कह सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर कौन निकालती है, ये रिपोर्ट यूएन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समर्थन नेटवर्क, 2012 में इसको स्टार्ट किया गया था। जिसका जो टाइप, वो जो काम है जिसका, वो ये है कि भाई जितने भी सतत विकास होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मैंने कई बार अपने लेक्चर्स में आप लोगों को बताया हुआ है। इसका सीधा अर्थ होता है कि आज के आपके जो संसाधन है, रिसोर्सेस है, उनको इस प्रकार से इस्तेमाल करना है कि आगे आने वाली जनरेशन को ऐसे संसाधनों का अभाव ना हो, उनको इस चीज का लैक कभी ना हो। उसे को ये सब काम देखती है, ये अपनी रिपोर्ट निकालती है साल भर की, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, सतत विकास रिपोर्ट और वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है चीजें, क्योंकि ऐसे सवाल जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट आता है इस रिपोर्ट के बाद इंटरपोल। इंटरपोल ने मेहुल चोकसी जो है उनके खिलाफ यहाँ पे रेड नोटिस जो है वो रेड नोटिस को जारी किया है। अभी इंडियन एजेंसीज को बड़ा झटका देते हुए इंटरपोल ने एक जो भगौड़े के हीरा व्यापारी है मेहुल चोकसी, काफी फेमस हुए हैं इंडिया में, उनको अपनी रेड नोटिस की वेबसाइट से हटा दिया है। और जय व्यक्ति जो है 13,000 करीब जो है आप कह लो कि 14,000 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक की धोखाधड़ी में अब आज के टाइम पे लिस्टेड है उसके अंदर। ठीक है, इंटरपोल जो है चोक्सी के एक प्रतिनिधित्व के बाद ये निर्णय लिया जिसे एक भारत अदालत ने भगौड़ा घोषित कर रखा है। तो अभी मैं इंटरपोल की बात करूं तो इंटरपोल आप लोग जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कोड, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। ये एक पुलिस का ऐसा संगठन है जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम करता है, जिसके हेडक्वार्टर्स लियोन फ्रांस पे है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, हेडक्वार्टर्स को जब कई बार मैच करने के लिए आ जाता है ना, तो उसमें भी आ जाता है, बाकी नॉर्मली भी पूछ लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में सीबीआई सबसे बड़ी है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो, जो कि पूरे ये जो काम इन्वेस्टिगेशन का, कोई भी ऐसे बड़े बड़े केसेस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए जिम्मेदार होता है। सेम उसी प्रकार से जो सीबीआई जैसा काम जो है इंटरपोल देखता है पूरे वर्ल्ड लेवल पर। ठीक है, तो इंटरपोल जो है वो सीबीआई के साथ मिलकर के इस पूरी की जांच यहाँ पर उन्होंने करी है। इंटरपोल ने जो है इस पूरे के लिए 24 कंट्रीज से आपस में बात करी। और इंटरपोल जो है यहाँ पर 1914 से जो है काम करना शुरू किया, और फाइनली जो ये पूरा काम में शुरू जिसने किया 1923 में स्टार्ट किया था। ठीक है भाई, और ये जो है सारी की सारी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि टॉपिक देखेंगे हम इसके अंदर, आतंकवाद, साइबर अपराध, संगठित अपराध, इन सब के ऊपर ध्यान देते हुए इन सब की सहायता, विशेषज्ञता और प्रशिक्षण प्रदान इसमें किया जाता है। इंडिया ने इस ऑर्गेनाइजेशन को अक्टूबर 1949 में ज्वाइन किया था आजादी के बाद। इसमें कौन कौन से लोग होते हैं? इसमें जनरल असेंबली जो है हमारी, आपको पता है यूनाइटेड नेशन के जो मेन असेंबली है जिसमें 193 कंट्रीज के सारे लोग शामिल हैं, वो यहाँ पर जनरल असेंबली है जिसमें सारे मेंबर्स आते हैं, वो यहाँ पे शामिल हैं। और वो जनरल असेंबली जो है यहाँ पर वो अपना एक प्रेसिडेंट भी चूज करती है, जो कि अभी प्रेजेंट के टाइम पर में नासिर अल रियासी, जो कि यूएई से बिलोंग करते हैं, वो है। इंटरपोल जो है यहाँ पर अपना डेली का काम देखते हैं जनरल सेक्रेटरीट के प्रधान सचिवालय द्वारा, जहाँ पर एक महासचिव भी होते हैं, सेक्रेटरी जनरल भी होते हैं, जिनका काम यहाँ पे पूरे दिन की जो भी काम चीजें हैं, क्या क्या करना है, कैसे करना है, उसकी देखरेख करना है। तो इस प्रकार से ये पूरी बनाई गई है। इंटरपोल अपने नोटिस को जारी करती है जिसमें ये बताती है कि कौन से पर्सन को कौन से कैटेगरी में रखना है, और उसका यहाँ पर क्या प्रावधान रहेगा, कि उसमें भी क्राइम जो उसने पर्सन ने किया है वो कितना रहेगा, कैसे रहेगा, सारी चीजें देखती है, जैसे सीबीआई अपने भारत में करती है। ठीक है, तो बहुत सारे नोटिस जो होते हैं वो पब्लिक के लिए नहीं होते, वो सिर्फ पुलिस के यूज के लिए होते हैं। तो अभी इंटरपोल जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी वो हमारे लिए जरूरी है, और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो हमसे पूछ लिए जाते हैं। वही अगर मैं सीबीआई की बात करूं, आपको पता होना चाहिए सीबीआई भी भारत के अंदर 1946 के एक्ट के द्वारा बनाई गई थी, पर बनाई 1963 में गई थी, पर एक्ट आया था 1946 में। तीसरा हमारा आर्टिकल है इन्फ्लेशन स्टैगफ्लेशन। यहाँ पर आगे आने वाले समय में ये भविष्य में डर है कि भारत में मंदी जो है वो आ सकती है। जो एनएसओ है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, उन्होंने ये बताया कि मुद्रास्फीति का जो दर है, इन्फ्लेशन है, वो 6.64 के आसपास ही है, इसी टाइम पीरियड में है। यह जो है यहाँ पर आसपास मंडरा रही है। मुद्रास्फीति लक्ष्य जो है वो 6% की ऊपरी सीमा से काफी ऊपर है। ठीक है, मतलब इससे काफी ऊपर है। और अगर हम मुद्रास्फीति के घटक में गहराई से देखेंगे तो कोर मुद्रास्फीति चिंता का काफी बड़ा यहाँ पर कारण है। अब मैं बात करूं आपसे कि मुद्रास्फीति या फिर इन्फ्लेशन होता क्या है। कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सबने सुना हुआ है, अब बात यह आती है कि ये इन्फ्लेशन जैसी चीज होती क्या है। तो देखिए, इन्फ्लेशन का यहाँ पर सीधा सा मतलब है दैनिक या सामान्य उपयोग की अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्याज के दाम बढ़ गए तो भाई बहुत ज्यादा महंगाई आ गई है, ये नहीं होता इसका मतलब। महंगाई का मतलब बिल्कुल कतई ये नहीं होता है कि बस आपके बस प्याज के दाम बढ़ गए तो बहुत महंगाई आ गई, भाई हाय तौबा मचा दो, ऐसा नहीं होता है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि जितनी भी आप वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं, बहुत प्रकार की वस्तुएं हर हर व्यक्ति इस्तेमाल करता है, तो उन वस्तुओं के प्राइसेस में बढ़ जाए हर एक वस्तु का विद टाइम। ऐसा नहीं है कि टाइम के बिना, टाइम के साथ साथ जो है प्राइसेस के बढ़ने को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। तो धीरे धीरे करके जो है यहाँ पर
मुद्रास्फीति आपको देखने को मिलती है। और ये जो है यहाँ पर हम जो मुद्रास्फीति को नापते हैं, इन्फ्लेशन को, वो ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पीरियड को देख के नापा जाता है। ये टाइम के साथ पूरे मूल्य में कितना परिवर्तन आया सबको देखने में नापा जाता है। उससे क्या होता है ना कि एक कंट्री की जो करेंसी होती है ना, जो मुद्रा की क्रय शक्ति होती है, उसमें भी काफी कमी देखी जाती है। तो इसको आपको याद रखना। और सरकार जो है इसको हमेशा यहाँ पर जो है वो जांचती रहती है। हमारा एनएसओ जो है, जो कि मॉस्पी के अंडर काम करता है, वो सीपीआई जो है, सीपीआई क्या होता है यहाँ पर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो यहाँ पर चेक करता है। इन्फ्लेशन चेक करने के अपने पास दो तरीके होते हैं, एक होता है सीपीआई और एक होता है डब्ल्यूपीआई। तो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दो तरीके से चेक किया जाता है। डब्ल्यूपीआई होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक। और सीपीआई होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर थोक और खुदरा दोनों के टाइम पीरियड में हमारे पास कितना मूल्यों में परिवर्तन आए। क्योंकि देखो, थोक के भाव में मिलेगा, कंज्यूमर को मिलता है, फर्क होता है। अब आपने कोई बुक ली है, आपने बुक जो है एक परचेज करी है, मान लीजिए 400 रुपए की, ठीक है, मान लो आपने लक्ष्मीकांत की ही बुक ली है, वो 400 रुपए की ली है। तो वो 400 रुपए की बुक आपने खुदरा भाव में, ठीक है, वो आपने थोक के भाव में पहले ली है। तो थोक के भाव में जो आपको चीज का प्राइस मिलेगा वो 400 रुपए। लेकिन अब वो बुक जो है एक थोक बाजार जो है वहां पर मिली। लेकिन वो बुक उसके बाद आगे चल करके उसको ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद अलग अलग शॉपकीपर में बेचा, शॉपकीपर्स उसको बेच रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, वो अपना मार्जिन भी रखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी रखेंगे। तो यहाँ तक आते आते उसका बुक का प्राइस 450 रुपए हो जाता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं यहाँ पर, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जो है इन्फ्लेशन। तो इसकी दो प्रकार से नापी जाती है, एक होलसेल पे, जब आप होलसेल पे बेचते हैं तब कितना है, और एक हम लास्ट नापते हैं जो कि भाई कंज्यूमर को कितने रुपए में मिल रही है वो चीज। तो उसे ही हम कहते हैं डब्ल्यूपीआई और सीपीआई। सीपीआई जो है वो सब चीजें ही यहाँ पर काउंट करती है जो हम आप इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे कि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम, कोई चिकित्सा की कोई आइटम हो गई, कोई शिक्षा की हो गई, उन सब पे आप कितने रुपए में इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है भाई। तो ये भी पूरा डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के तहत जो है पूरा नापा जाता है। ऐसे ही एक हेडलाइन और एक कोर इन्फ्लेशन होता है। हेडलाइन और कोर दोनों में क्या डिफरेंस है? हेडलाइन मुद्रास्फीति और कोर मुद्रास्फीति में क्या होता है कि अगर आप जो है सब कुछ कवर कर रही हो, हर एक चीज को कवर कर रही हो, पूरी की पूरी आप महंगाई को जांच रही हो होलसेल प्राइस इंडेक्स पर या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, सब कुछ, सारी वस्तु और सेवाएं, सारे गुड्स और सर्विसेज को, उसको हम क्या कहते हैं? हेडलाइन इन्फ्लेशन। वही आप उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक को हटा दो, मतलब दो चीजों को हटा दो, एक तो फूड और एक फ्यूल, ठीक है, आप इसमें वस्तु और सेवाओं में खाद्य और ईंधन जैसी श्रेणियों को बाहर रख दो, तो वो क्या बन जाता है? तो वो कहलाता है कोर मुद्रास्फीति। बस यही डिफरेंस होता है इस चीज में। बाकी सेम ही कॉन्सेप्ट है, कोर और हेडलाइन दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है। बस डिफरेंस छोटी सी बात में होता है कि जो कोर होती है यहाँ पर, कोर इन्फ्लेशन, कोर यहाँ पर आप फूड, मतलब आप बड़ी सी एक बास्केट लो, इस पूरे को आप देख रहे हो, तो हेडलाइन है। और इसमें से आप दो चीजों को हटा दो, ठीक है, उनको हम कोर कहते हैं। तो ये डिफरेंस आप लोगों को याद रखना है, ये सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस। अब मुद्रास्फीति के कारण क्या होते हैं? देखिए, मुद्रास्फीति के कारण दो प्रकार से हैं, कॉस्ट पुश और डिमांड पुल, लागत प्रेरित, मांग प्रेरित। अब देखो भाई, लागत प्रेरित का मतलब क्या है? कई बार क्या होता है ना, जब आप कोई भी चीज आप बेचते हैं, तो उसके पीछे के जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कच्चा माल, बिजली, किराया, श्रम, इन सब में कीमत में वृद्धि हो जाती है। एग्जाम्पल बताती हूँ। आपने कोई पिज्जा लिया, अब आपने पहले वो पिज्जा जो है वो 100 रुपए का मिलता था, अब अगली बार आप गए कुछ समय बाद, तो वो पिज्जा 110 का हो चुका था। ये 100 से 110 होने के पीछे ये रीजन हो सकता है कि भाई उस जगह का किराया बढ़ा दिया गया हो सकता है ना, जहाँ पे वो पिज्जा की शॉप खुली हुई है, उस एरिया में वो किराया बढ़ा दिया गया हो सकता है कि वहां पे जो लेबर काम करती है, वो लेबर ने अपनी सैलरी में बढ़ावा मांग लिया हो, या फिर बिजली बढ़ गई है, या फिर फूड डिलीवरी अगर कर रहे हैं तो उसका पेट्रोल का पैसा बढ़ गया है। तो इन सब की वजह से अगर पैसों में वृद्धि हो जाती है, तो ये कहते हैं लागत प्रेरित। और एक होती है मांग प्रेरित। याद करिए वो समय जब कोविड था, कोविड के समय आप जानते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कितनी भारी कमी हो गई थी, स्पेशली दिल्ली में बात करूं तो।
बहुत बुरा हाल हुआ था दिल्ली में। तो दिल्ली में जब ये ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी कमी हुई थी ना, तो एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर लाखों रुपए का मिल रहा था। तो ये क्या है, मांग जिसकी ज्यादा होती है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब इसकी जिस चीज की मांग ज्यादा होगी, हमें जरूरत पड़ जाएगी कि हम उसको ज्यादा अमाउंट में बेचें। तो उस तरीके से यहाँ पर जो है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति यहाँ पर बन जाती है, उसे कहते हैं मांग प्रेरित। और इस मुद्रास्फीति के कई कारण भी, मतलब प्रभाव भी पड़ सकते हैं। लोगों की जो खरीदने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वस्तु और सेवाएं महंगी हो जाती है, तो लोग क्या विश्वास करना शुरू करते हैं कि भाई पैसा अभी खर्च कम करो, सेविंग्स पे ज्यादा ध्यान रखो, बचत पे ज्यादा ध्यान रखो, और इन चीजों को अभी कम कर दो। तो वही है कि मुद्रास्फीति जब अधिक हो जाती है तो जीवन यापन की लागत भी अधिक हो जाती है। आर्थिक विकास में जो है वो मंदी का कारण बन जाती है धीरे धीरे करते करते। तो लोग यहाँ पर जो है अपने एक्सपेंडिचर, अपनी जितना भी खर्चे होते हैं उसको यहाँ पर कम करना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे जो मनी की जो वैल्यू है वो भी कम होती जाती है। आमतौर पर मुद्रा की जो मूल्य है उसमें काफी कमी आती है, तो पैसे का निवेश करना ज्यादा महत्वपूर्ण लोगों को लगने लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, निवेश पे ज्यादा समय पर ध्यान देना चाहिए। तो यही है पूरा मुद्रास्फीति, याद रखिएगा। अब इसी में टारगेट इन्फ्लेशन टारगेटिंग भी होता है, जिसमें हमारी जो आरबीआई है वो अलग अलग टर्म्स लेके आती है। जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी अपनी लेके आती है, मॉनेटरी पॉलिसी को हम कहते हैं, आप कह लीजिए कि मौद्रिक नीति नीति वो नीति लेके आती है, उस नीति के तहत वो उसको पूरा बैलेंस करके रखती है। ठीक है, वो एक रेंज में बना के रखती है। आरबीआई के पास ये जिम्मेदारी है कि वो 2 से 6% तक इसको मेंटेन रखे। अगर भारत में 2 से 6% के ही भीतर भीतर रहती है हमारी मुद्रास्फीति, तो हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल हमारे भारत में जो मुद्रास्फीति का टारगेट है वो इतना है, और वो बैलेंस रहेगा। वो हमें आगे आने वाले समय में नुकसान नहीं देगा, अगर 2 से 6% के बीच में रहती है तो। ठीक है भाई। अब यहाँ पर इकोनॉमिक टर्म्स जो है इन्फ्लेशन से कुछ जुड़ी हुई है, डिफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन, गैलोपिंग, हाइपर क्रीपिंग। पहले अपस्फीति समझते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशन। अब पहले थोड़ा सा डिफ्लेशन के बारे में समझ लेते हैं। डिफ्लेशन क्या चीज होती है? देखिए भाई, डिफ्लेशन का मतलब होता क्या है, धीरे धीरे इन्फ्लेशन कम हो जाना। मतलब पहले जो, अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो पहले इन्फ्लेशन ऐसे जा रही थी, और फिर वो नेगेटिव जा रही है, ग्राफ से नीचे के एक्सेस पे जा रही है, तो उसको हम कहेंगे डिफ्लेशन। अगर वो नेगेटिव जा रही है, पॉजिटिव नहीं, वो नेगेटिव के रूप में जा रही है, तो वो क्या कहलाती है, डिफ्लेशन। एक होती है कि जब मुद्रा की जो मुद्रास्फीति का जो एक रेट है ना, वो यहाँ पे जो है वो बनती जाती है। मतलब मुद्रास्फीति यहाँ पर क्या होती है, ये वाली जो विस्फीति जिसे हम कहते हैं, इसमें क्या है कि इन्फ्लेशन तो हो रही है, पर जो जिस रेट से हो रही थी ना, वो उतनी नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो ये आपको भी यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट बनते हैं, बढ़ते हैं यहाँ पर, स्क्यूफ्लेशन। एक और टर्म होती है स्क्यूफ्लेशन, मतलब कि श्रिंकफ्लेशन। इसका मतलब क्या होता है कि छोटे समूह की वस्तुओं में एक साथ ही यहाँ पर कुछ एक टाइम पीरियड में काफी ज्यादा अमाउंट में प्राइस का बढ़ जाना एक समय के लिए, कुछ छोटे एरिया में, लेकिन प्राइसेस ज्यादा बढ़ जाना काफी सारी चीजों का एक साथ। फिर आती गैलोपिंग। गैलोपिंग का मतलब क्या होता है, डबल ट्रिपल डिजिट में जा रही है, 200% तक जा रही है, बहुत ज्यादा जंप कर रही है, रन अवे हो गई है। ठीक है, वेनेजुएला में बहुत बुरा हाल हुआ था, श्रीलंका में बहुत बुरा हाल हुआ था। तो ये तो हमारी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल सही है नहीं है, जहाँ पे एक कप जो है चाय का आप मान के चलो 700-800 रुपए का मिल रहा है, एक ब्रेड जो है आपको 1000 रुपए की मिल रही है। तो सोचो, ये तो हमारी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो ये होती है गैलोपिंग। ऐसे ही होती है हाइपर इन्फ्लेशन, अति मुद्रास्फीति। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे प्राइसेस जो है 50% तक बढ़ने शुरू हो जाते हैं, काफी हाइपर हो जाती है। क्रीपिंग होती है जो धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी के लिए सही है, माइल्ड होती है, हल्की होती है, तो धीरे धीरे करके रेंग रही है ना। रेंगने का मतलब यहाँ समझ सकते हैं ना सभी लोग, कि मतलब धीरे धीरे करके बढ़ रही है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसकी जरूरत भी है। जो कि आज के समय भारत में यही वाली इन्फ्लेशन रहती है, जिसमें हल्की हल्की इन्फ्लेशन रहती है, जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए जरूरी भी है। अगर इससे कम हो जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम भी कर देगी अपने को। उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, हल्की इन्फ्लेशन। ऐसे ही बॉटल नेक होती है।
जो संरचनात्मक होते हैं, जब आपूर्ति में भारी गिरावट आती है और मांग उसी स्तर पे बनी रहती है। आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हो लेकिन जो उसकी मांग है वो अच्छी खासी बनी हुई है, उसको हम क्या कहते हैं, बॉटल नेक इन्फ्लेशन। ऐसी स्टैगफ्लेशन, जब यहाँ पर धीमी आर्थिक वृद्धि और उच्च बेरोजगारी जो है ये होने लगती है, उसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन, मंदी। ये होता है मंदी। देखो भाई, मंदी और इसमें आप डिफरेंस समझिए। मंदी का मतलब क्या होता है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, खर्चे कम, स्पेंड आप कम कर रहे हो, इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो रही है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। सरकार उस कैपेबल में नहीं आ रही कि वो जॉब्स जनरेट कर सके। जॉब जनरेटिंग इकोनॉमी यहाँ पर नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी नहीं हो पा रही है। उस प्रकार की जो भी एक सिचुएशन बनेगी उसको हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। और वही उस प्रकार से इन्फ्लेशन, जिसमें प्राइस भी बढ़ रहे हैं, खर्चे भी बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, बेरोजगारी किसी हद तक। मैं ये नहीं कह रही पूरी तरीके से चली गई बेरोजगारी, पर कुछ हद तक बेरोजगारी जो है वो कम होती नजर में आ रही है। तो ये आपको जो कुछ टर्म्स है वो याद रखनी है। इन्फ्लेशन से जुड़ी हुई ये कुछ टर्म्स अगर आप याद रखेंगे तो बहुत बेहतरीन होगा। उससे होगा क्या कि आपको आगे आने वाले टाइम पे इस टाइप के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो याद रहेंगे आपको लंबे समय के लिए। ठीक है भाई, इसको आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर पूरे को नोट कर लेना, इससे एग्जाम में सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाटर डे, आप जानते हैं सभी लोग कि 22 मार्च को हम हर बार क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। याद रखिएगा, वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया है, विश्व जल दिवस, जहाँ पे उद्देश्य जल के महत्व को बताना, लोगों को ये समझाना कि जल का हमारे जीवन में किस प्रकार का महत्व है, किस तरीके से जल को जो है इस्तेमाल करना चाहिए, संरक्षण कैसे करना चाहिए, सारी चीजों को यहाँ पे बताया जाता है। और वही है हमारा जो एसडीजी गोल नंबर 6 है, 17 गोल्स है ना पूरे, 17 में से जो 6वें नंबर का गोल है वो यही कहता है कि सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता का समर्थन होना चाहिए। ये रियो डी जेनेरियो जो 1992, इसको अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, अर्थ समिट। ठीक है, ये जो है यहाँ पर वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट करने की वहां पे स्टार्ट हुआ, 1993 से स्टार्ट हुआ और बढ़ते बढ़ते वो आज भी चल रहा है। इस बार की थीम हमसे पूछी जा सकती है। थीम है जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना है, ताकि आगे आने वाले समय में जो ये जो संकट आ रहा है ये कम किया जा सके। ठीक है भाई, तो इसको पूरे के पूरे को आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर। और ग्राउंड वाटर रिपोर्ट भी है यहाँ पर, 99% जो हमारे अर्थ पे पानी मिलता है वो लिक्विड फॉर्म में फ्रेश वाटर होता है, और हमारी सोसाइटी को बहुत बेनिफिट पहुंचा सकता है। बाकी इसमें ये सब कुछ आप याद रखिएगा, ये कुछ फैक्ट्स हैं। एग्जाम में सीधा सीधा फैक्ट्स पे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि ग्राउंड वाटर की अभी क्या दशा चल रही है, तो सबसे ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हमें जरूरत भी है उस चीज की। और 48% जो हमारी सिटी में जो पानी पहुंचता है वो जो है एक भूजल जो होता है, ग्राउंड वाटर वही आता है। बाकी इसको संभालने की पूरी तरीके से जरूरत है ताकि आगे आने वाली जनरेशन को इसकी कमी ना लगे, तो याद रखिएगा इसको भी। बढ़ते हैं आगे शुगर इंडस्ट्री के ऊपर। शुगर इंडस्ट्री का मतलब क्या है, भारत में जो चीनी का उद्योग है वो किस प्रकार के है। आप लोग जानते हैं कि काफी ज्यादा यहाँ पर जो है चीनी काफी ज्यादा निर्यात हाल ही में की जा रही है। तो हाल ही में जो सफलता की कहानी यही है, चीनी का जो निर्यात हो रहा है। देखो, चीनी को अगर आपको उगाना है, चीनी मतलब गन्ने को उगाना है, गन्ने की जो फसल उगाई जाती है, पहले तो मैं बता दूं इसको उगाने के लिए आपको अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए होता है, 21 से 27 डिग्री। मतलब गर्म ही हो गया ना, ठंडक तो हुआ नहीं, गर्म टेम्परेचर की आपको आवश्यकता होती है। साथ ही साथ जो है आपको मिट्टी वो बलुई दोमट मतलब कि लोमी जो है वो होती है। बाकी देखो हर तरीके की मिट्टी पे उगाया जा सकता है, और जो है मिट्टी में काफी अच्छा जल की निकासी होनी चाहिए, तो इस प्रकार से आप उगा सकते हैं। भारत में अगर शुगर इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो 5 लाख वर्कर्स जो है हमारे भारत में वो शुगर मिल्स को यहाँ पर जो है वो काम करते हैं। शुगर का सीजन यहाँ पर अक्टूबर से सितंबर के बीच में है, और करीब 359 लाख मेट्रिक टन की जो शुगर है वो शुगर मिल्स ने यहाँ पर बनाई है, और इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है ब्राजील के बाद। और एक्सपोर्टर भी हम सेकंड नंबर पे आ गए हैं। अगर मैं अभी बात करूं कि हमारी जो चीनी का उद्योग है वो लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, तो देखो हमारे चीनी के उद्योग के लिए एक काफी बड़ा अमाउंट में आपको पानी ज्यादा चाहिए होता है। और ऐसा भी चाहिए कि भाई जो शुगर केन है, शुगर केन और शुगर की जो मिल्स हैं जो कि हमारे बाकी खानों में डलती है शुगर मिल्स, वो आसपास होनी चाहिए। उससे क्या होता है ना कि शुगर केन को शुगर मिल्स तक पहुंचाने के लिए खर्चा बच जाता है ट्रांसपोर्टेशन का। तो क्या करा जाता है, शुगर केन और शुगर मिल्स ऑलमोस्ट साथ साथ पहुंचाई जाती है, और जिस प्राइस पर
शुगर मिल्स शुगर केन को फार्मर से खरीदते हैं, उसको FRP कहते हैं, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस के रूप में इसको जाना जाता है। अब जहां पर इंडिया में ये उगाई जाती है ज्यादातर वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल है, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय। भारत में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, देखो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र करता है अच्छे खासे, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, पौंडीचेरी, केरल और यूपी, बिहार, हरियाणा भी। ठीक है। 2022 में महाराष्ट्र ने यूपी को ओवरटेक कर लिया था, पर मैं आपको बताऊं अभी फिलहाल ही यूपी का बजट आया, आप सभी लोग जानते हैं, और उस यूपी के बजट में सरकार ने ये दावा किया है कि यूपी सबसे ज्यादा शुगर को यहाँ पर उगाता है। तो अभी के लिए मैं कहूंगी 2023 के हिसाब से डेटा अगर मैं बात करूं सरकार के, तो यूपी टॉप करता है, तो ये भी एक याद रखिएगा। ठीक है। और अभी इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया, क्योंकि अभी हमें कच्ची जो शुगर है, कच्ची चीनी, उस पर ध्यान देना शुरू शुरू कर दिया है कच्चे माल के रूप में, और बहुत ज्यादा इसको थोक में जहाजों में लेके आया जाता है। और पिछले 5 वर्षों में समय पर शुरू की गई सरकार की जो पहल है उसने चीनी उद्योग को काफी ज्यादा फायदा भी दिया। सरकार ने इथेनॉल की प्रोडक्शन की भी बात करी थी, ताकि जो है शुगर मिल्स को यहाँ पर इथेनॉल सप्लाई किया जा सके, ताकि वो ज्यादा बेटर तरीके से काम करे। और इथेनॉल को साथ ही साथ पेट्रोल के साथ भी बात की गई, FRP भी बहुत अच्छा रखा गया, एक मिनिमम प्राइस यहाँ पे सेट किया गया, न्यूनतम मूल्य यहाँ पर एक सेट किया गया, जिसपे चीनी मिलों के जो होंगे मालिक, वो गन्ने जो है किसानों से जिस मूल्य पर खरीदेंगे उसे कहते हैं FRP, उचित और लाभकारी मूल्य। ठीक है भाई, लेकिन इसमें चैलेंजेस भी हमारे सामने काफी सारे हैं, जैसे कि यहाँ पर एक पूरी मार्केट को डेवलप करना, जिसमें हम लोग यहाँ पर कंपटीशन भी अच्छा रख सके, मार्केट को भी अच्छा यहाँ पर रख सके। तो वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरत है कि हम पूरा एक कंपटीशन और एक मार्केट को डेवलप कर सकें। तो शुगर प्रोडक्शन जो है वो काफी ज्यादा अब भारत में होनी स्टार्ट हो गई है, और इसको बनाने के लिए हाई कॉस्ट लगती है, लेकिन अगर सरकार नई नई टेक्नोलॉजी को यहाँ पर लेकर के आती है तो इसको भी रिड्यूस किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं, ब्राजील है, ब्राजील सबसे ज्यादा यहाँ पर करता है इसके लिए। तो ब्राजील की जो मिल है वो अप्रैल से नवंबर तक चलती है। तो इंडिया यहाँ पर जो है वो, जब ब्राजील का ऑफ सीजन चलता है तब इंडिया यहाँ पर उगाने का काम कर सकता है। और हमारा यहाँ पर कांडला पोर्ट है, मुंद्रा है, अलावा पोर्ट है, ये सारे जो पोर्ट हैं, जो कांडला मुंद्रा या इंडोनेशिया के जो सिमंदर बंदरगाह है, यहाँ से आने में करीब 13 से 15 दिनों का समय लगता है। जबकि ब्राजील से अगर आएगा तो वो और ज्यादा दूर है, 43 से 45 दिनों का समय लगता है। तो उस प्रकार से इसको भी याद रखिएगा। बाकी भारत में जो मिले हैं वो काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर हम उगा सकते हैं। इसका अगर मैं आगे की बात करूं तो ये देखिए आप मैप को भी यहाँ पर, ये वो जगह है जो स्टार वाली बनी हुई है, ये वो जगह है जहाँ पे भारत के अंदर जो है शुगर को उगाया जाता है, जिन जिन जगहों पर उगाया जाता है, ये वो वाले सारे जगह के मैप में आपको मार्क किए हुए हैं। बाकी यहाँ पर जूट और कॉटन वगैरह भी है, वो सब भी आप देख सकते हैं, जूट, कॉटन, सिल्क, शुगर। ठीक है, मैप का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी बेसिकली इसके अंदर जो है स्टार वाली प्लेसेस मैंने यहाँ पे मार्क करी है, जिनका ऑब्जेक्टिव है ये बताना कि शुगर इंडस्ट्रीज भारत में कहाँ कहाँ लगी हुई है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, जूनोसिस। जूनोसिस क्या है, जो कि कोविड वायरस का ही एक और ज्यादा एक, मतलब कह लो कि एक उसी का एक एक्सटेंशन है। और ये जो है एनिमल्स में देखा गया है, और एनिमल से ह्यूमन में आता है, जानवरों से इंसानों के अंदर फैलने वाला ये एक तरीके का जूनोसिस है। जू अगर आपको वर्ड मिल रहा है ना, तो आप याद कर लो कि जानवरों की बात कर रहा है। तो ये वही है कि ये जानवरों से आएगा तो ह्यूमन में खाने के तहत, पानी से या वातावरण से किसी भी प्रकार से फैल सकता है ये। और ये जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और एनिमल के प्रोडक्ट्स जो होंगे हमारे, उनको रोकने में फिर वही है कि हमें एनिमल्स के प्रोडक्ट्स को यूज करना बंद करना पड़ जाएगा। तो इसके अंदर जो है, जैसे मैं बात करूं, HIV हो गए, बाद में चल करके ये ह्यूमन के अंदर ही काफी ज्यादा बढ़ने लग गए थे। और जैसे कोविड-19 आया, उसने भी पैंडेमिक फैला दिया, तो ये भी इस तरीके का था। एग्रीकल्चर में भी ये सारी चीजें होने लगी। तो ये जो चीजें हैं जूनोसिस करके याद रखिएगा, इसका यही एक ऑब्जेक्टिव होता है, अब इसको ठीक करने का एक ही तरीका होता है कि पानी साफ रखें। और जो भी एनिमल केयर की बात होती है, एनिमल केयर में बहुत ज्यादा चीजों को ध्यान में रखा जाए। एनिमल केयर में जो है पशुओं की देखभाल के लिए जो पूरा एक जो भी दिशा निर्देश हो गए, मांस, अंडे, डेयरी, सब्जियां, इन सब के ऊपर जो भी चीजें तहत की जाती हैं, एजुकेशन प्रोवाइड की जाए प्रॉपर तरीके से, जिसमें सारे काम किए जा सके। तो आप ये देख सकते हो कि
एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसलेट इस तरीके से होते हैं, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, सही तरीके से आपका वाइल्ड लाइफ ट्रेड सही नहीं हुआ है, क्लाइमेट चेंज में समस्या आ रही है, तो उस प्रकार से इसको रोकथाम करने की जरूरत है। अगली यहाँ पर रैंकिंग अब आई है 2023 में। रैंकिंग तो ये 2022 की है, पर आई 2023 में है, सिटी फाइनेंस रैंकिंग, जो कि हमें क्या बताती है कि अर्बन लोकल बॉडी, सिटी समझ रहे हो ना, सिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर जो शहरी स्थानीय निकाय है उनकी स्थितियों के बारे में हमें जानकारी देती है। और ये शहरी स्थानीय निकाय जो है, ये बेसिकली किस पे काम करते हैं कि हमारे यहाँ संसाधन कितना है, व्यय प्रदर्शन और वित्तीय शासन कितना है। इसको नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया जाता है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये पूरी तरीके से हमें पूरा एक प्रावधान जो है वो देती है। ठीक है भाई। इसमें एक चेंज कर लेना, इसको नीति आयोग नहीं, सॉरी, इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग जो है ना, शहरी और विकास मंत्रालय जो है वो इसको यहाँ पर निकालती है। लास्ट है हमारा केबुल लामजो, इसके बारे में मैंने पहले भी कई बार आप लोगों को बताया। अपना जो मेरा वीकली करंट अफेयर्स है, आप लोग सब जाके देखिएगा, आपका मार्च के वीकली करंट अफेयर्स जो है वो अपलोड हो रही हैं, उसको भी आप जाकर के देखिएगा और बताइएगा कैसे लगे आपको लेक्चर। बाकी ये जो केबुल लामजो पार्क है, ये भारत का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। फ्लोटिंग का मतलब क्या है, तैरता हुआ। देखो कौन सी तैरता है, तो किसी ना किसी लेक के ऊपर बना होगा ना, लेक पे ही तैरेगा या कोई रिवर के ऊपर तैरेगा। तो भाई रिवर तो यहाँ कोई नहीं है, पर लेक है यहाँ पर जिसका नाम है लोकटक लेक। कहाँ पर है ये, मणिपुर में। और इसी लोकटक लेक के ऊपर एक पार्क बना हुआ है जिसका नाम आप लिख रहे हैं केबुल लामजाओ पार्क, जो कि लेक के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, लोकटक लेक मणिपुर में। और ये इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का इकलौता ऐसा पार्क है जो कि तैरता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और इस लेक में या फिर इस पूरे रीजन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी, फुमड़ी। फुमड़ी समझते हो, एक तरीके का पदार्थ होता है जो यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि एक तरीके से बन जाता है पूरी लेक में ना, आसपास जो है वो देखने को मिलेगा फुमड़ी। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है। इससे जो है सीधा सीधा सवाल किया जा सकता है कि ये क्या चीज होती है, कहाँ पर है। केबुल लामजोस फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, लेक का नाम। और एक चीज बता दूं मैं, जो लोकटक लेक है, ये पूरे के पूरे उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्टर्न की सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक में काउंट की जाती है। फ्रेश वाटर लेक, मीठे पानी की एक लेक के रूप में है ये। ठीक है भाई, इसको भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपके हाथ तक के पूरे आर्टिकल्स, इसको आप याद रखिएगा, सारा कुछ लिख लीजिए, इसको कंप्लीट कर लो। ये थे आज के हमारे आर्टिकल्स। बाकी आप सभी लोग जा करके वीकली करंट अफेयर जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मेन चैनल है, वहां पे जा करके आप पूरा जो है इस पे चेक कर सकते हो। और पूरा आप लोग वहां पे नोटिस कर सकते हो कि वीकली करंट अफेयर में भी आपको काफी सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाएंगी। पढ़ लीजिएगा उसको भी, आपको उससे भी काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी अपने करंट अफेयर्स को कवर अप करने के लिए। तो ये सब अपना कंप्लीट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में आगे की टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।